हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CGL क्रैकर में। और आज के वीडियो में हम आपको दोस्तों, जैसा कि हमने कल सीरीज स्टार्ट की थी RPF कांस्टेबल 2025 में जो अभी एग्ज़ाम हुए थे, उनकी सभी 36 चैप्टरों की जो मैथ है उसका सॉल्यूशंस आपको हम जो है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में करवाएंगे। तो उसी की सीरीज का ये हमारा आज का दूसरा वीडियो है। और आज का जो हमारी शिफ्ट है वो है 2 मार्च 2025 की दूसरी शिफ्ट। कल हमने देखी थी 2 मार्च 2025 की पहली शिफ्ट। आज हम देखने जा रहे हैं 2 मार्च 2025 की दूसरी शिफ्ट। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है आपको तो एक लाइक ज़रूर कर देना और एनी सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि हमसे पूछ रहा है कि 84 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी है एक, ठीक है, उसको जो 59 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाना है। तो किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो मिश्रण है उसका जो मिश्रण को जो है 73.7 प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 10% का लाभ हो। देखना, ये जो 73.7 दिया गया है ये हमें विक्रय मूल्य दिया गया है, लेकिन जो 84 और 59 है ये जो है हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो यदि हम इसमें रेशियो मेथड लगाएंगे तो वो नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू जो है सभी बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब मेरा यह है कि यदि सभी जो है हमें विक्रय मूल्य दिए हों या फिर सभी हमें क्रय मूल्य दिए हों तो हम सिर्फ उसी के साथ जो है एक मेथड लगा सकते हैं। तो ये हमारा 73.7 है, ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य। अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है और 10% का लाभ दिया हुआ है तो आप लोगों को पता होगा कि हम क्या करते हैं, जो नीचे बटे में 100 लिखते हैं उसको ऊपर लिख देते हैं और बटे में कर देते हैं 10% का लाभ, तो 110 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब 73.7 है, इसका जो दशमलव है 73.7 का, इसका दशमलव हम यहाँ से हटा के और इसके नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे ऐसे। ठीक है, अब देखो 1100 में 2 जीरो हैं और 100 की 2 जीरो ये खत्म हो जाएंगी। सिंपली क्या करेंगे, 11 से हम इसको काटेंगे। जब हम इसको 11 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 11 छक्के 66 और 11 7 77 67 आ जाएगा। यानी कि जो हमसे मिश्रण का क्रय मूल्य निकल के आया मिश्रण का, वो 67 रुपये प्रति किलोग्राम निकल के आया है। ठीक है, अब लगा देंगे हम इसमें रेशियो मेथड। कहने का मतलब ये है कि एक चीनी थी हमारी 84 रुपये मूल्य की और एक चीनी थी हमारी 59 रुपये मूल्य की। ठीक है, और जो हमें बेचना है उसका मिश्रण का है हमारा मूल्य कितना, 67 रुपये प्रति किलोग्राम। तो इसका रेशियो निकालेंगे कैसे, अब देखो 67 में से यहाँ पर 59 घटाएंगे जब हम लोग, तो कितना आएगा हमारे पास निकल के, ये आएगा निकल के हमारे पास 59 और 8 आ जाएगा। ठीक है, कितना, 8 हो जाएगा, तो ये 67। और यहाँ पे रेशियो, और 84 में जब 67 घटाएंगे तो कितना, 14 में 7 गया 7 और 7 में 6 गया 1, 17। यानी कि हम 8 रेशियो 17 में जब इसको मिलाएंगे तब जाके हमारा ये 67 रुपये प्रति किलोग्राम वाला मिश्रण प्राप्त होगा। 67 रुपये क्या है, ये क्रय मूल्य है। और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा फिर, 73.7 प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो हमसे रेशियो पूछा था तो रेशियो आ जाएगा इसका 8:17। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हमसे कह रहा है कि 88 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, इन सवालों के आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। ठीक है, बिना फॉर्मूलों के ये सवाल नहीं लगते हैं, इतना आप लोग याद रख लें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 4πr², सिंपल। ठीक है, 4πr² गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से हमें ओनली वैल्यू पुट करनी है 4। आंसर हमें जो है, आंसर में पाई का मान नहीं रखवा रहा है तो हम भी पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई को पाई ही लिख देंगे। ठीक है, और r² का मतलब देखो यहाँ पर 88 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी कर देंगे, यानी कि 44 जो है इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो 44 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को बता दें कि 44 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारे पास 1936। ठीक है, करके देख लेना आप लोग, 1936 आएगा 44 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में है 4 और पाई। ठीक है, जब 4 का इसमें गुणा करवा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 × 12 2 14 और 19 के 76 170, यानी कि 77 44 पाई बचेगा हमारा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये सवाल अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड या 40 सेकंड में इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको फॉर्मूला इन सवालों के याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 180 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 15% की छूट दी है और 25 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य। तो जब एक 15% की छूट दी हमने तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 180 × 15 की छूट दी है तो कितना हो जाएगा, 85/100। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से निकल के। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो काट देंगे। ठीक है, अब 5 से काटेंगे इसको, 17 × 85, 5 से काटेंगे 10 को तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। अब 2 से हम यहाँ 18 काट देंगे, 2 9 18। ठीक है, और 17 का जब हम 9 में गुणा कराएंगे 17 × 9 = 153, यानी कि 15% छूट देने के बाद वस्तु कितने में बेची जाएगी,
153 में, लेकिन 25 रुपये का कैशबैक और मिला है ना इसे, तो 25 रुपये जो कैशबैक है उसको भी हम यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास निकल के 128 रुपये, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा लास्ट वाला 128 रुपये। चलिए देखते हैं हम अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि हमें 310 तक कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य होंगी। तो चौथे क्वेश्चन को देखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर और 310 तक हमें कितनी विभाज्य संख्याएं। देखो, तो पहली 8 है जो खुद ही, फिर इसके बाद 16 8 से विभाज्य होती है, फिर इसके बाद 8 8 दूनी 16, 8 3 24 विभाज्य होती है। इसी तरह हमें 310 तक निकालनी है तो कितनी संख्या विभाज्य होती हैं। तो 310 तक सबसे बड़ी संख्या और होगी कौन सी, 304 जो है 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, यानी कि हमें 8 से और 304 तक की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है L बराबर यानी L का मान होता है अंतिम पद बराबर A प्लस n-1 इंटू डी मतलब डिफरेंस। ठीक है, तो L अंतिम पद यहाँ पर हमें कितना दिया हुआ है, मतलब 310 तक ऐसी कौन सी संख्या है लास्ट संख्या जो 8 से डिवाइड होगी, तो 304, क्योंकि 304 के बाद अगली संख्या 312 होगी, लेकिन वो 310 से ज़्यादा हो जाएगी तो हम 312 तक नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखो अंतिम पद हो जाएगा यहाँ से हमारा 304। ये 304 आपको समझ में आया है कि नहीं आया। देखो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ 304 कैसे। हमें 310 तक देखना है 8 से विभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 304 तो 8 से विभाज्य है, काट के देख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद अगली संख्या जो 8 से विभाज्य होगी तो 312 होगी, लेकिन 312 310 से ज़्यादा है, इसीलिए हम 304 तक ही लेंगे। ठीक है, तो 304 यहाँ पे अंतिम पद हो गया बराबर A का मान हमें कितना दिया हुआ है, A का मतलब पहला पद, तो यहाँ पे 8 रख देंगे प्लस n-1, n का मान हमें निकालना है कितनी संख्या है, इंटू D का मान है 8। क्यों, क्योंकि 8 8 का सब में अंतर आएगा। अब देखो ये वाला 8 जो है पहला वाला प्लस में है, उस तरफ घटाएंगे 304 में से घट जाएगा, तो 304 में से जब 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 296 बराबर n-1 इंटू 8। अब देखो 8 यहाँ पर गुणा में है। ठीक है, जब यह 8 यहाँ पर गुणा में है तो 8 से हम इसको 296 को काटेंगे, 8 3 24 और कितना बचेगा 5, तो 8 7 56, 37 बराबर n-1 आ जाएगा। अब माइनस का 1 उस तरफ जब हम भेजेंगे तो 37 में 1 जुड़ जाएगा तो 38 आ जाएगा, यानी n का मान कितना आ गया हमारे पास 38 निकल के आ गया। यानी कि 310 तक ऐसी संख्या 38 संख्या होंगी जो हमारी 8 से विभाज्य होंगी। तो चलिए देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पाँचवें क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग, जो पहला ब्रैकेट है हमारा, पहले ब्रैकेट में आप लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा कि 3 से 6 को हम काट सकते हैं, कितनी बार में, 2 बार में। अब 2 का गुणा 2 में जब करवाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4 और बटे में आ जाएगा हमारे पास 5। अब ये बीच वाला जो प्लस है, इस प्लस को हम लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए आप लोग कि यहाँ से 3 से हम इसको काट सकते हैं 12 को, 3 चौके 12, 4 बार में। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मैं थोड़ी कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो 25 है इसको 5 से काटेंगे 5 बार में, और 5 से 20 को काटेंगे तो 4 बार में। यानी कि हमारा यहाँ से क्या निकल के आया, 4 चौके 16, 16 बटे 5 दूसरे ब्रैकेट से निकल के आया। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे LCM 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4 + 16, यानी कि 20 बटे 5। 20 बटे 5 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 4। हम लोग देखेंगे अब छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या है, छठवां क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। इसमें जो है छठवें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ से हमें क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है। ठीक है, मतलब सीधे अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट के अंदर 1 + 10 बटे 100 की पावर n या t जो भी होता है समय, उसको हम लगाएंगे तो हमारा A का मान हमें निकल आएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए A बराबर P मतलब मूलधन हमें 50,000 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद जो है दर हमें कितनी दी हुई है, 20%, और समय कितना दिया हुआ है, 4 साल। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप लोग देखिए यहाँ से 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, जब ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, देखो ये 50,000 पहले ऐसे ही के ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद जो है 5 एकम 5 1 6, 6 बटे 5 गुणे 6 बटे 5 गुणे 6 बटे 5 गुणे 6 बटे 5, कितनी बार आएगा, ये 4 बार आएगा। ठीक है, जब हम जो है इसको पहले 5 से काटेंगे। ठीक है, देखो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। जब 5 से काटेंगे इसको कितनी बार में कटेगा, ये 10,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर इस वाले 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में आ जाएगा, ये 2,000 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर इस वाले 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 400 आ जाएगा। फिर इस वाले 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, 80 आ जाएगा। यानी कि 50,000 को हमने 5 से 4 बार काटा तो कितना आ गया, 80 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो, अब जो है नॉर्मली यहाँ से जो है छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन कैसी कि जब 6 का 6 में कराएंगे गुणा तो 36,
6 का 6 में कराएंगे तो 36, और 36 गुणे 36 यानी 36 का वर्गमूल आपको याद होना चाहिए 1296 होता है। कितना? 1296। 1296 में ये हमारा यहाँ 80 भी तो बचा था ऊपर, तो 1296 में हम 80 का गुणा करा देंगे अगर, तो हमारा कितना निकल के आएगा? 8 और 4 और 6 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, 16 और 27, 8 का 8 तो 10। ये हमारा निकल के आंसर आ गया, यानी कि मिश्रधन हमारा आ गया 10, 36, 80। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक, सीधे हम जो हमारा फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, चक्रवृद्धि मिश्रधन का, सॉरी, वही वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 7वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कह रहा है ए करता है किसी काम को 10 दिन में। हमने लिख दिया कि ए 10 दिन में कर सकता है, बी कर सकता है किसी काम को 15 दिन में, और सी की सहायता से उन्होंने 2 दिन में कार्य पूरा किया, और सी की सहायता से कितने दिन में? 2 दिन में काम पूरा करते हैं ये लोग। ठीक है, तो इनका निकालेंगे सबसे पहले एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकल के आएगा हमारे पास 30। कितना निकल के आएगा एलसीएम? एलसीएम निकल के आएगा 30। अब इसके बाद क्या किया जाता है? देखो, ये प्रोसेस टाइम एंड वर्क के हर सवाल में की जाती है कि जितना वर्क दिया है जिसका भी, उन सबका एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम निकालने के बाद हम निकालते हैं इफिशियंसी। क्या निकालते हैं हम लोग? इफिशियंसी। तो यहाँ से ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 10 का भाग 30 में करेंगे 3, 15 का भाग 30 में करेंगे 2, बी की इफिशियंसी कितनी हो गई? 2, और 2 का भाग 30 में करेंगे तो आ जाएगा 15। यानी कि यहाँ पे जो सी लिखा है यहाँ पे थोड़ी सा गलत हो गया है। यहाँ पे तीनों लोग हैं, ये ए प्लस बी प्लस सी है, जहाँ पे सी लिख दिया मैंने, ये तीनों लोगों की इफिशियंसी है यहाँ पर। ठीक है, तो तीनों लोगों की इफिशियंसी 15 हो गई, बी की हमारे पास इफिशियंसी 2 हो गई, ए की इफिशियंसी हमारे पास 3 हो गई। अगर यहाँ से हम सी की इफिशियंसी निकालना चाहें तो आप लोग हमें ये बताइए कि जब ए और बी की इफिशियंसी टोटल 5 है और तीनों की इफिशियंसी 15 है, तो सी की इफिशियंसी 10 नहीं हो जाएगी? बताओ, 15 में से 5 घटा देंगे 10 आएगा, तो सी की इफिशियंसी यानी कि हमारी कार्य क्षमता कितनी हो गई? 10। अब सी की कार्य क्षमता 10 है, सी से अकेला काम पूछा कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो टोटल काम हमारा जो है वो 30 है। टोटल वर्क कितना है? 30। अब 30 में हम 10 का जब डिवाइड कर देंगे तो 3 दिन में सी जो है पूरा काम कर लेगा। ठीक है, क्योंकि सी की क्षमता ज़्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपना 8वां क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपना सामान अंकित मूल्य से आधे पर बेचा। कितने पर? अंकित मूल्य से आधे पर, और उसे 14% की हानि हुई। अब देखो, 14% की हानि का मतलब क्या है? 14% हानि का मतलब है कि 14 की जब हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 7/50। कितना निकल के आएगा? 7/50। यानी कि कोई वस्तु अगर वो 50 में खरीदता है तो उसको 7 रुपये की हानि होती है, यानी कि वो बेचेगा कितने में? 43 में बेचेगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हमसे कहा गया है कि अंकित मूल्य से आधे पर बेचता है, ये पहली स्थिति थी। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है यदि वह उसे अपना अंकित मूल्य पर बेचा होता, कितने में बेचा होता? अंकित मूल्य पर बेचा होता। ठीक है, यानी कि 14% की जो हानि हुई है, यहाँ से देखो पहली लाइन पढ़ेंगे हम लोग दोबारा। एक दुकानदार ने अपना सामान अंकित मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा, मतलब ये जो मूल्य है ये अंकित मूल्य का आधा है। अगर हम अंकित मूल्य निकालना चाहें तो इसका डबल नहीं हो जाएगा? बताइए। ठीक है, इसका जो है डबल हो जाएगा, यानी कि 86 हमारा यहाँ से अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा। MP हमारा आ गया 86। अब हमसे ये कह रहा है कि 50 में कोई वस्तु खरीदी है और अंकित मूल्य यानी 86 में बेची है, तो उसका लाभ बताना है हमें। तो आप लोग ये बताइए यहाँ से कितने का लाभ हुआ? 36 का लाभ। कितने में? 50 में। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो 50 दूनी 100 और 36 दूनी 72, तो 72% का लाभ नहीं आ जाएगा यहाँ से। देखिए, इस जो है विधि को दोबारा समझिए कि कैसे मैंने किया है कि 14% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो मैंने 7/50 निकाल दी। इसका मतलब 50 में कोई वस्तु उसने खरीदी, 43 में बेची। कब? जब अंकित मूल्य के आधे मूल्य पर। ठीक है, बेची है, यानी कि जो ये मूल्य आया है हमारा 43, ये अंकित मूल्य का आधा है। जब डबल कर देंगे इसका तो हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा। अब अगली लाइन में कह रहा है कि यदि वह अपना सामान अंकित मूल्य पर बेचा होता, यानी कि वो अपना सामान 86 में ही बेचा होता और 50 में खरीदा होता, तो लाभ बताना था हमें। तो 36 का लाभ आया 50 में, तो कितनी आ जाएगी? 72% का लाभ यहाँ से निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर हमारा क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन से है। देखिए, इसमें एक कल भी सवाल आया था, मैंने बताया था अगर घात माइनस में लगी है और हमें वो घात प्लस की करनी है, क्या करनी है? प्लस की करनी है, तो हम क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। जो जैसे ये 7/6 लिखा है तो इसको लिख देंगे हम 6/7, और यहाँ पर प्लस की पावर 9 हो जाएगी। ठीक है,
7/6 लिखा था, मैंने कर दिया 6/7, लेकिन ये माइनस की घात 9 थी, प्लस की बन जाएगी। ठीक है, अब घोड़ा लगा देंगे। 6/7 की पावर -5 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जो है और गुणा लगाएंगे। फिर 1/8 की पावर -4 लिखा है। अगर मुझे यह घात प्लस की बनानी हो तो मैं क्या करूँगा, 1/8 को 8/1 लिख के और इसके ऊपर प्लस की घात 4 लग जाएगी। ठीक है, अब ये जो माइनस की घात 5 है इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो, इनका अगर आधार समान हो, देखो घातांक करने का एक नियम होता है, यदि आधार समान है यानी कि 6/7 इसमें भी है और 6/7 इसमें भी है, तो हम क्या करते हैं, एक बार 6/7 लिख लेते हैं और संख्याएं गुणा में है तो दोनों को घात हैं जो वो जुड़ जाएंगी, यानी कि 9 + 5 कर देंगे। अब लेकिन 5 तो माइनस का है तो 9 - 5 हो जाएगा, प्लस किया है मैंने। ठीक है, लेकिन घात पहले से माइनस की 5 है तो वो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, सॉरी दोस्तों, अब देखिए यहाँ से ये कितना निकल के आएगा, 6/7 की पावर 4 हो जाएगा। 9 में से 5 जाएगा जब, तो कितना बचेगा हमारे पास, जब 9 में से 5 जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा निकल के 4। ठीक है, और इनटू में हमारे पास 8 की पावर 4। ठीक है, अच्छा अब देखिए आप लोग, अब हम क्या करेंगे, देखो जब भी घातें समान हो, अभी देखो मैंने बताया था आधार समान हो अगर, तो हम क्या करते हैं, घातें जोड़ देते हैं गुणा करने में। ठीक है, और अब यहाँ पे घातें समान हैं, जब घातें समान हो जाती हैं तो हम क्या करेंगे, 6/7 और गुणा 8 लगा के पूरे के ऊपर घात लगा देंगे 4। क्यों, क्योंकि दोनों के ऊपर 4 की पावर थी, इसीलिए मैंने क्या किया कि दोनों को साथ में पावर चढ़ा दिया। ठीक है, अब देखो, अब ये यहाँ से बन के आएगा हमारे पास कितना, ये बन के आ जाएगा 48/7। 48/7 की पावर कितना हो गया, 4। लेकिन आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि माइनस की 5 की घात पहले से है, तो ये माइनस की 5 की घात का गुणा और करवा देंगे इसमें। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, ये अब हो जाएगा 48/7 की पावर -20, 5 चौके 20 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, जो हमारा ये आया है अभी 48/7 की पावर -20, अगर मुझे ये घात प्लस की बनानी हो तो मैं क्या करूँगा बताओ, मैं सिंपली क्या कर दूंगा यहाँ पर कि इसकी जो है वैल्यू उलट दूंगा, यानी कि 7/48 कर दूंगा। 48/7 को लिख दूंगा 7/48, और जो माइनस की घात थी वो हो जाएगी प्लस की घात। यही हमारा आंसर निकल के आया, 7/48 की पावर 20 हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है यहाँ पर कि माली के पास लाल फूल है और पीले फूल है, संभावित समान समूहों में इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए। चाहता है कि प्रत्येक में लाल और पीले समूह फूलों की संख्या समान हो, प्रत्येक समूह में फूलों की अधिकतम संख्या। कभी भी इस प्रकार का सवाल आ जाए, लैंग्वेज बड़ी लिखी होती है और अधिकतम संख्या पूछता है किसी भी चीज़ की, तो हम सिंपली उसमें हम निकालते हैं मासा। ठीक है, तो और मासा में निकालूंगा इसमें दोस्तों, बहुत ही पुरानी विधि जो हम लोग बचपन में सीखते चले आए हैं। 1826 का भाग कर देंगे हम 2486 में। ठीक है, जब हम 1826 का 2486 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, 1826। ठीक है, अब हम इसको घटाएंगे यहाँ से, जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास निकल के, ये आ जाएगा हमारे पास निकल के कितना, यहाँ 0, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 18 में से 24 में 18 आ गया 6। ठीक है, 660 आ गया। अब हम क्या करते हैं, जब जो शेषफल होता है उससे भाग कर देते हैं जो पहले हमारा भाजक था। ठीक है, अब जाएगा ये कितनी बार, अब जाएगा हमारा अप्रॉक्स एक बार कि 2 बार, ये जाएगा हमारा अब 2 बार जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्सली 2 बार जाएगा, लगभग 3 बार में क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। तो 0, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13। अब यहाँ से घटाएंगे तो बचेगा 6, 0 और 5, कितना आया 506। अब 506 का भाग हम किस में करेंगे, अब करेंगे 506 का भाग हम जो पहले हमारा ये भाजक बन गया था। ठीक है, 660 में कर देंगे, ये जाएगा कितनी बार, एक बार, तो 506 से 506 लिख देंगे। घटाएंगे इसको कितना आएगा, 4 और 5 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, नहीं 54 नहीं आएगा दोस्तों, सॉरी, 10 में से 6 गया 4 और 5 और 1, 154 आएगा। कितना आएगा, 154 आएगा। कुछ गलत कर दिया, कुछ ना कुछ गलत कर दिया दोस्तों। नहीं किया है गलत, सही है बिल्कुल। देखो 154 आ गया। ठीक है, अब जब 154 यहाँ से आ गया है, अब हम क्या करेंगे, 154 का भाग करेंगे 506 में। ठीक है, 506 में हमने 154 का भाग किया, कितनी बार जाएगा, 15 × 45 3 बार लगभग। ठीक है, तो 4 × 12 15 × 45 और 1 46, 462 यहाँ से आ जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो ये बचेगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4। अब फिर क्या किया जाता है, जो शेषफल होता है फिर उसका भाग किया जाता है। ये भाग करते जाते हैं जब तक पूरा शेषफल शून्य ना आ जाए लास्ट में। ठीक है, अब जब 44 से इसमें भाग करेंगे तो जाएगा 3 बार, 3 बार जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, 132। हमारे पास यहाँ से 132 निकल के आया। ठीक,
अब देखो, अब इसमें से इसको घटाएंगे, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2। अब 22 आ गया, 22 का भाग करेंगे 44 में, तो सिंपली 22 दूनी 44। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं बचा है, यानी कि जो लास्ट वाला भाजक होगा वही हमारा मासा हो जाएगा, वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो 22 इसका हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो मैंने आपको समझा के बताया इसलिए इतना टाइम लगा है, लेकिन आप लोग जब इसको खुद से करेंगे तो बहुत ही कम समय में हो जाएगा। देखो कल जैसा जो है बिल्कुल सेम सवाल आ गई। प्रथम 103 सम संख्याओं का औसत। तो सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए जितनी संख्याएं होती हैं उसमें 1 जोड़ देना पड़ता है, यानी n+1 उसका होता है फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि अगर 103 सम संख्याओं का हमें औसत निकालना है तो उसमें 103 + 1 कर देंगे तो 104 आ जाएगा। अगर ये हमसे अगर विषम संख्याओं का पूछा होता तो डायरेक्ट हम 103 उसका आंसर लिख देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सम संख्याओं का पूछा तो 1 ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 12वां। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 47-48 है। देखो समचतुर्भुज हमारा बनता है कुछ इस तरीके का, तिरछा बनता है लेकिन होता है एक वर्ग के आकार का है लगभग। ठीक है, और सभी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं ये, और ये होते हैं इसके विकर्ण। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है किसका, एरिया का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का वो होता है 1/2 × d1 यानी कि पहला विकर्ण × d2 यानी दूसरा विकर्ण। तो बस सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर दोनों विकर्ण हमें दिए हुए हैं सवाल में, तो 1/2 47 × 48 कर देंगे। ठीक है, और 2 से 48 को हम जब काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 24 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब 47 और 24 का जब गुणा करवाएंगे हम लोग तो हमारा निकल के आएगा आंसर कितना, 1128, यानी कि 1128 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल यानी एरिया हो जाएगा। चलिए देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि एक दुकानदार ग्राहक को वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है और फिर भी उसे 19.6% का लाभ प्राप्त होता है। 5200 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें। ठीक है, अंकित मूल्य हमें उसने दे दिया है और 5200, और जो है हमें निकालना है उसका क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, देखिए सिंपल कुछ नहीं करेंगे, हमें इसका एमपी मतलब अंकित मूल्य, मार्क प्राइस दिया हुआ है 5200 रुपये। 8% की छूट देगा, छूट देने के बाद जो निकलता है, देखो हमेशा छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो 5200 पर जब हम 8% की छूट देंगे यानी कि 92/100 करेंगे, इसका 5200 का 92% निकालेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा कितना, देखो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, और जब 52 का और 92 का गुणा करवाएंगे तो हमारा निकल के आएगा, देखो 52 × 92 आ गया। ठीक है, एक तरीका ये भी है कि हम इसका गुणा करवा दें, और एक तरीका ये भी है कि इसको हम ऐसे ही लिखा रहने दें ताकि आगे हमारी कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाए, तो मैं यहाँ पर गुणा नहीं करवाऊंगा। ठीक है, हमें तो कैलकुलेशन जितनी कम हो सके उतनी ही कम करनी है। ये हमारा आ गया विक्रय मूल्य। अब उसको 19.6% का इसमें लाभ भी प्राप्त हो रहा था, यानी कि अगर हमारे पास, देखो एक बात हमेशा याद रख लो कि अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कुछ भी विक्रय मूल्य दिया है, अगर उससे हमें क्रय मूल्य में जाना है और लाभ और हानि हमें दिया हुआ है तो हम सिंपली क्या करते हैं, जो विक्रय मूल्य होता है हमारा उसमें जो है हम 100 ऊपर लिख के, और अगर लाभ होता है तो 100 + लाभ लिख देते हैं, और अगर हानि होती है तो 100 - हानि लिख देते हैं। तो हमें यहाँ पर 52 × 92 हमारा विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य में जाना है तो 100/19 119.6 लिख देंगे। क्यों कि मैंने बताया कि 19.6 का लाभ हुआ यहाँ पर, तो 100 में जोड़ के लिखेंगे जब हम तो 119.6 का लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। देखो यहाँ से 119.6 है जो, इसकी हम दशमलव हटाएंगे और यहाँ पे 100 में 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब जो है दोस्तों ये 92 से काटेंगे, इसको डायरेक्ट कटेगा ये। ठीक है, 92 कम 92, 8 यहाँ से 19 यहाँ से कितना बचा, 59 70 27 बचेगा, 27 यानी 276 कितने बार में कटेगा, 3 बार में। ठीक है, यानी 13 बार में 92 से 1196 टोटल कट जाएगा, और 13 चौके 52, 4 बार में ये कट गया। देखो कैलकुलेशन बिल्कुल छोटी हो गई, और 3 जीरो थी तो 3 जीरो और लगा देंगे तो क्रय मूल्य हमारा आ गया 4000 रुपये। ठीक है, तो जितनी कम कैलकुलेशन हो सके उतनी कम कैलकुलेशन हमें करने की कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14वां। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह उसमें जल मिश्रित करता है और इस प्रकार 40% का लाभ प्राप्त करता है। मिश्रण में जल का परसेंटेज हमें निकालना है। क्या करना है हमें, मिश्रण में जल का परसेंटेज निकालना है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे, जो 40% है हमारा, इसको हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, हमारा आएगा 2/5 निकल के। ठीक है, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपको आता होगा, परसेंट हटा के 100 का भाग करेंगे नीचे, उसको काट देंगे तो 2/5 आएगा। ठीक है, इतना आप लोग जानते होंगे। अब देखिए, अब लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी कि अगर उसने कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदी तो 2 का लाभ प्राप्त हुआ, यानी कि 7 रुपये में बेची। अब इस तरीके के सवालों में हमें जल का परसेंट निकालना है, तो जल का परसेंट निकालने के लिए इसमें कितना ज़्यादा है, यहाँ से 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। अब हम निकाल देंगे 2 ज़्यादा है कितने में, 7 में निकालेंगे, तभी हमारा जल का परसेंट निकलेगा। क्यों, क्योंकि टोटल मिश्रण में ही निकालेंगे। देखो
पहले 5 था, 7 हो गया, 2 बढ़ा, यानी कि कितना 2 बढ़ गया, और टोटल मिश्रण कितना हो गया था 7। तो 2 जल है 7 में, तो परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा और करवा देंगे। अब 200/7 का मतलब क्या होता है, 7 दूनी 14, बचेगा 6, 7 8 56, और 56, फिर बचेगा हमारे पास 4 0 और 7 6 42, लगभग हमारे पास 28.6% आएगा। ठीक है, 28.5 या 6 के आसपास। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15वां। आपको दोस्तों जो भी क्वेश्चन समझ में ना आया करे, जो भी नंबर का, आप लोग उसी वीडियो के नीचे कमेंट में लिख दिया करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14, जो भी क्वेश्चन हो कि ये हमें समझ में नहीं आया है, तो उसका मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको जो है प्रोवाइड कराऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, या कोई कंसेप्ट है आपके माइंड में जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको भी आप जो है कमेंट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी भाषा में, जो हमारी नॉर्मल लोकल लैंग्वेज होती है, उसी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। अब 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 203 और 359 और 437 और 593 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेषफल बचता हो। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इनमें सब में 8 शेष बचेगा। ठीक है, ऐसी हमें इन चारों में से ऐसी संख्या ढूंढनी है हमें कि अगर इस संख्या से हम इसमें भाग करें तो हमारे पास 8 शेषफल बचे। देखो पहला तरीका है ऑप्शन उठा लो, लेकिन ऑप्शन जब उठाएंगे तो 12 का भाग पहले इन चारों में करके देखेंगे कि किस में 8, सब में 8 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। इसके बाद 23 का भाग करके देखेंगे, फिर 37, बहुत टाइम जाएगा हमारे पास। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें हमारा चला जाएगा। ठीक, देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 203 है, अब 8 शेषफल बचेगा। अब हम जब भाग करेंगे, यानी कि अगर 203 को पूरा काटना है तो इसमें से हम 8 घटाएंगे। जब 203 में हम 8 घटाएंगे तो हमारा आएगा 195, यानी कि जो 195 है इन विकल्प में से पूरा कटेगा, जो भी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब 195, इसमें 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 351। ठीक है, फिर इसमें 8 घटाएंगे हम लोग, कितना बचेगा, इसमें 8 घटाएंगे तो 429 बचेगा। ठीक है, अब इसमें 8 घटाएंगे जब तो कितना आएगा हमारे पास, 585 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे आ जाएंगे। अब यानी कि इन सब का हमें मासा निकाल देंगे और हमारा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं। तो मासा निकालने की कई विधि होती है, गुणनखंड विधि भी होती है, लेकिन मासा निकालने की मैं आपको बताता हूँ हमेशा जो हम लोग बचपन से करते आए हैं, क्योंकि उसी में हमारी स्पीड बहुत अच्छी है। ठीक है, आप लोगों की स्पीड भी उसी में अच्छी होगी, क्योंकि जो चीज़ हम बचपन से करते हैं उसमें हम जो है ठीक ठाक तरीके से कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने सबसे छोटी संख्या में उससे जो बड़ी थी उसमें भाग देंगे। तो 195 से 351 भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो 195 यहाँ पर लिख देंगे, घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ से 6 बचेगा, और यहाँ से 14 में से 5 9 गया, 5 बचेगा, और 2 में से 156 आया। अब 156 का भाग करेंगे 195, जो शेषफल बचता है उसका भाग कर देते हैं भाजक में। ठीक है, अब 156 से एक बार जाएगा यहाँ पर। अब 15 में से 6 गया, 9 यहाँ पर बचा, और यहाँ पर बचेगा 8 में से 5 गया 3। अब 39 का भाग कर देंगे 156 में, 39 भागे 156, कितनी बार में कटेगा ये, 4 बार में। 9 चौके 36, 4 3 12 3 15, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 39, यानी उसका मासा जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 39 यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, 8 शेषफल बच रहा था तो मैंने सबसे 8 माइनस कर दिया, फिर उनका मैंने मासा निकाल दिया। ठीक है, मासा आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, मुझे यही तरीका अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको इसी तरीके से बताता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किसी कंपनी को कुछ लाभ रुपए में प्राप्त होता है, जिसमें कंपनी के 3 भागीदारों 10:4:13 के अनुपात में वितरित किया जाता है। सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्से के बीच का अंतर इतना है, तो कंपनी का कुल लाभ। देखिए सबसे छोटा और सबसे बड़ा, सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पर 4, सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पर 13। ठीक है, इनका अंतर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा हमारे पास 9, यानी कि जो 9 यूनिट है इसकी वैल्यू हमें सवाल में दी हुई है 30,545। समझना बात को ध्यान से, 30,545। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा हिस्से के बीच का अंतर। देखो ये लिखिए लाइन यहाँ पर कि सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्से के बीच का अंतर इतना है। तो सबसे छोटा हिस्सा 4 है, सबसे बड़ा हिस्सा 13 है, इसका अंतर हमारे पास 9 आया, 9 की वैल्यू है इतनी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 9 3 27, 3 5 35 हो जाएगा यहाँ से, और 9 3 27, 8 4 हो जाएगा, 9 9 81, और 3 5 कुछ गलत कर दिया दोस्तों, फिर से यहाँ पर देखो कैलकुलेशन मिस्टेक, 30 4 545। ठीक है, 9 की वैल्यू 9 4 13, 9 से जब हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 9 3 27, 28 29 30, 3 और 5, 9 चौके 36 जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा, 9 3 27, 3 बार फिर से जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, 8 बचेगा, 8 4 9 9 81, 3 5, फिर से गलत हो रहा है कुछ, 9 4 13 ही होता है ना, होता है सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्से के बीच का अंतर। 1 मिनट दोस्तों रुकिएगा थोड़ी।
चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, अगर ये नहीं कट रहा है तो ना कटने दीजिए इसको। अब हम 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो कितनी हो जाएगी, 30,545 हो जाएगी। और ये 9 बटे में निकाल देंगे ऐसे, ठीक है। 9 का भाग करना है, हमें कट नहीं रहा है तो हम डायरेक्ट 9 ही बटे में लिख देंगे, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई। हमें कुल लाभ निकालना है, कुल लाभ कितना हो जाएगा, 10 + 4, ये तीनों का अनुपात जोड़ देंगे, 10 + 4 + 13, 13 4 17 होता 27 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 27 यूनिट की वैल्यू जब निकालेंगे तो सिंपली हम इसमें 27 का गुणा और करवा देंगे, ठीक है। जब हम इसमें 27 का गुणा करवाएंगे, देखो इसीलिए नहीं कट रहा था क्योंकि यहाँ से 9 से 27 3 बार में कटेगा, ठीक है। अब 3 का गुणा सिंपली हम इसमें करवा देंगे तो 27 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी 5 4 × 12 और 4 × 12 और 1 13 की 3 हासिल 1 5 × 15 1 16 की 16 और 3 × 9, ठीक है। ये आ जाएगा 91,635 इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 17वां क्वेश्चन। संख्या 30,000 को क्रमिक रूप से 10 20 30% बढ़ाया जाता है, कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है मुझे, ठीक है। तो 10 20 30 से देखो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे इनकी सबकी, ठीक है। तो मैं इसकी जो है पहले पेन की साइज बहुत पतली कर लेता हूँ, ठीक। अब देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारे पास 1/10 और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, ठीक है। अब कह रहा है कि बढ़ाना है, यानी कि पहले अगर 1/10 का देखें तो 10 से 11 हो गया 1 बढ़ाने के बाद। ये पहले 5 था, ठीक है, पहले 5 था, 5 से 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया। ये पहले 10 था, 10 से 3 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा ये, ठीक है। 10 से 13 हो गया। अब देखो टोटल वृद्धि निकालना है हमें, तो सिंपली हम क्या करेंगे कि यहाँ से देखो पहले से हम काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 से इसको काट देंगे, 2 5 10, ठीक है। 25 5 आ गया, 5 गुणा 5 में करेंगे 25 और 25 गुणा 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 250 यहाँ से माइनस, ये हो जाएगा 11 3 33 गुणा 13 करना है, 33 गुणा 13, ठीक है। 13 3 39 और 13 3 39 और 3 9 3 12 42 429, यानी कि 250 से 429 हो रहा है। तो कितना बढ़ा ये, देखो 50 तो ये बढ़ गया 300 हो जाएगा और 300 फिर 400 फिर 429 129 वो 50 ये, तो 9 7 और 1 179 बढ़ा कितने में, 250 में 179 ही बढ़ा ना, घटा लो इसको, देखो 9 बचेगा, 12 में से 5 जाएगा, हाँ 179 बचा 250 में, ठीक है। हमें निकालना है परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, ठीक है। 25 से काट देंगे, 25 चौके 100 और 25 से कम 25 आ जाएगा। सिंपली 4 का गुणा करवा देंगे इसमें, 9 चौके 36 17 चौके 68 68 और 3 71 और 10 नीचे था तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो 71.6% यहाँ से आ जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास कि 8 संख्याओं का योगफल 804 है, उनका औसत ज्ञात कीजिए। सिंपल, औसत निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, औसत निकालने के लिए बताया था कि जितना योगफल होता है उसमें हम जितनी टोटल संख्या होती है उसका भाग करते हैं। हमें योगफल दिया, टोटल संख्या नहीं, सीधे भाग कर देंगे। कितना आएगा, पहले जाएगा 100 बार में तो 800 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 8 5 40, 100.5 इसका जो है औसत आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 8 का भाग 804 में करना है, इतना आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पर लिखा 9 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 38/2 की पावर 2 माइनस, देखो कुछ नहीं, फ्रैक्शन वो है सिंपलीफिकेशन, ठीक है। देखो 9 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 9 का घन होता है 729 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस, देखो यहाँ से 19 से हम 38 को काट देंगे 2 बार में, तो और 2 की पावर 2 हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 8 और प्लस 9 दूनी 18। अब यहाँ से मुझे बताइए कि ये प्लस का 4 है एक, देखना ये जो है यहाँ से ये प्लस का 4 ये माइनस का 4 खत्म हो जाएंगे, और ये माइनस का 8 है, ये 18 है, और 18 में से 8 जाएगा तो प्लस का 10 बचेगा, यानी कि प्लस का 10 बचेगा, तो 729 में 10 और जोड़ देंगे तो 739 इसकी हमारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में है कि 2 बैंक हैं, 3% और 6% 3.5% और 6% की दर से ऋण देते हैं। डेबिट प्रत्येक बैंक से 48,000 रुपये की राशि उधार लेता है। 4 वर्ष बाद डेबिट द्वारा बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर। हमें साधारण ब्याज के बीच धनात्मक अंतर, देखो कल सवाल सेम आया था, क्या बताया था मैंने कि हमें अगर साधारण ब्याज के बीच अंतर निकालना है तो हम क्या कर लेंगे, जो हमारी ये रेट है, रेट का डिफरेंस निकालेंगे पहले। तो रेट का डिफरेंस हो जाएगा 2.5%, ठीक है। लेकिन ये जो 2.5% आया, ये हमारा 1 साल का रेट का डिफरेंस आया, कितना, 1 साल का। हमें चाहिए 4 साल का, 4 साल का निकालेंगे तो 2.5 गुणे 4 करेंगे तो 10%, यानी कि सिंपल हम क्या करेंगे, जो 10% होगा इसका निकाल देंगे तो वही इसका आंसर हो जाएगा। अब 4,80,000 का 4,80,000 का 10% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 48,000, ठीक है। क्यों आएगा, देखो इतनी कैलकुलेशन आप लोगों को आनी चाहिए कि 48,000 है, सॉरी 4,80,000 है, इसमें जब हम 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ से, ठीक है, और 48,000 बच जाएगा, ठीक। तो यहाँ से 48,000 इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल। मैंने कुछ नहीं किया है, साधारण ब्याजों का अंतर पूछा है तो मैं रेट, दोनों रेटों का अंतर निकाल दूंगा। 1 साल की हो जाएगी ये रेट 2.5%, हमें 4 साल का निकालना है तो 4 का हम इसमें क्या करवा देंगे, गुणा करवा देंगे, ठीक है। और बस सिंपली जितनी परसेंट आएगी तो मूलधन का हम उतना जो है उतना ही परसेंट निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 9306 विद्यार्थी तथा विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना है
तो विद्यालय में लड़कों की संख्या देखो, लड़का है हमारे पास 41 अनुपात में और लड़कियां हैं 35 अनुपात में। अगर हमें टोटल विद्यार्थी निकाले हो तो कितने हो जाएंगे, 5 और 1 6 4 2 66 हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि 66 यूनिट की वैल्यू हमें सवाल में दी हुई है 9306। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो जो हो जाएगा 9306 बटे में 66 आ जाएगा। ठीक है। अब लेकिन हमसे पूछा लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या हमें सवाल में कितनी है, 41 यूनिट है, तो 41 का इसमें गुणा और करवा देंगे। तो ये हमारा जो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही इसका आंसर आएगा। अब देखो हमें डायरेक्ट पता नहीं है, लेकिन हमें दिख रहा है 66 जो है 11 से कटेगा, तो 11 से मैं इसको काटूंगा, 11 छक्के 66 और 11 से मैं इसको काटूंगा, 11 8 88 88 5 0 और 11 चौक 44, 11 छक्के 66। ठीक है। फिर मैं इसको 6 से काट दूंगा, 6 से काटूंगा, 6 एकम 6 और 6 चौके 24 और 6 एकम 6, 141 गुणे 41 कर दूंगा मैं, 141 गुणे 41। ठीक है। तो इसके बाद जब हम गुणा करवाएंगे इसका तो ये आएगा हमारा 5781 आंसर आ जाएगा। ठीक है। 141 गुणे 41 कराएंगे जब तो आएगा 5781। देखो 22 नंबर क्वेश्चन कैसे करना है। तो 22 नंबर क्वेश्चन में है कि 1130 रुपया की जो वस्तु में 52 किताबें खरीदता है, तो टोटल अगर खर्च पूछा जाए, उसने एक किताब का मूल्य दिया है 1130, तो 52 किताबों का मूल्य टोटल हो जाएगा 1130 गुणे 52। जब 1130 में 52 का गुणा कराएंगे तो हमारे पास निकल के आएगा कितना, 58। देखो मैंने गुणा अभी कर लिया है पहले सिर्फ में। ठीक है। तो आप लोग ये मत समझना कि मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ या कैसे कर देता हूँ डायरेक्ट, तो मैं वीडियो का समय कम करने के लिए मैं गुणा पहले से करके रख लेता हूँ। ठीक। तो 58 इसका ये गुणा करवाने में आएगा। ठीक है। और इसी प्रकार ये 900 रुपये में 47 किताब है, तो 47 किताबों का गुणा करवा देंगे 900 में, तो इसका आएगा कितना, इसका आ जाएगा हमारे पास 423 और 00 और है तो 00। अब टोटल निकालना है हमें, तो टोटल आ जाएगा कितना, देखो इन दोनों को जोड़ देंगे 58,760 को और 42,300 को। जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 101 और 060, यानी कि टोटल खर्चा हमारा इतना आया। कितनी पुस्तकों में, 99 पुस्तकों में टोटल खर्चा इतना आया। कैसे 99 पुस्तक कैसे हो गए, 92 पुस्तक ये हैं, 47 पुस्तक हैं, टोटल पुस्तक 99 और टोटल खर्चा है 1,01,060 रुपये। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि 99 का डायरेक्ट इसमें भाग कराएंगे। देखो 99 का जब इसमें हम भाग कराएंगे तो कितना निकल के आएगा बताइए, पहले जाएगा एक बार, बचेगा 2, अंक उतारेंगे 0 की। ठीक है। लेकिन फिर 20 में भाग नहीं जाता है तो यहाँ पे भागना इसकी 0 लगाएंगे, अंक उतारेंगे इसमें 6 का, फिर जाएगा ये 2 बार लगभग, तो 102 जहाँ शुरुआत में मिल जाए तो देखो 102 ये है लगभग। ठीक है। तो लगभग में निकालना था तो 10-20.81 यहाँ इसका आंसर निकल के आ जाएगा। पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है, अगर शुरुआत के 2-3 अंक हमारे मैच कर जाते हैं तो बस उसके बाद हम गुणा नहीं करवाएंगे। ठीक, वो सॉरी भाग नहीं करवाएंगे। अब देखो एक व्यक्ति 21 किलोमीटर पर घंटा की चाल से साइकिल चलाकर एक पुल को 6 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई ज्ञात करना है, लंबाई मतलब दूरी ज्ञात करना है। अब देखो 6 मिनट है, इसको हम घंटे में चेंज करेंगे तो 6 बटे कितना, 6/60 कर देंगे। ठीक है। 6/60 कर देंगे, यानी कि 6 एकम 6 और 6 उदम 60, 1/10 हो जाएगा समय। समय कितना है हमारे पास, समय 1/10 घंटे। मैंने घंटे में इसलिए बनाया क्योंकि चाल हमें किलोमीटर पर घंटे में दी हुई है। अब दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी कि 21 चाल है और समय कितना है 1/10। अब जब 10 का भाग 21 में करेंगे तो सिंपल 2.1 किलोमीटर हमारी दूरी आ जाएगी, पुल की लंबाई आ जाएगी। ठीक है। तो 2.1 आ जाएगा यहाँ से आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि दी गई संख्याओं के व्युत्क्रमों के योगफल का व्युत्क्रम निकालना है। देखो यहाँ से हमसे पूछा है कि दी हुई संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल। व्युत्क्रम मतलब इनके पहले हम उल्टा करेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे, फिर जो जोड़ने के बाद आएगा उसका भी उल्टा कर देंगे। ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसका उल्टा करेंगे, 2/5 का ये हो जाएगा 5/2 प्लस 5/4 का उल्टा करेंगे 4/5, 6/8 का उल्टा करेंगे 8/6, 6/5 का उल्टा करेंगे 5/6 और 9/6 का उल्टा करेंगे 6/9। अब हमें इसका योगफल निकालना है तो सब कर लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा निकल के, देखो बड़ी संख्या होती है उसका गुणा कराते जाओ, फिर देखते जाओ कि करती है कितने। 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 27, 9 पंद्रह 45, 90 जो है इसका आ जाएगा लासा। ठीक है। निकाल लेना आप लोग, लासा निकाल सकते हैं। अब 2 का भाग 90 में करेंगे 45 बार जाएगा, 45 का 5 में यहाँ पर गुणा करवा देंगे। ठीक है। देखो कैसे किया जाता है, ये तो बनता होगा ना आपको, जोड़ते भिन्न जोड़ना बहुत बचपन में सीख लिया जाता है कक्षा 4-5 की क्लास में। 2 का भाग 90 में करेंगे 45 बार जाएगा, फिर ऊपर 5 लिखा था तो 45 में 5 का गुणा करवा देंगे। जब 45 का 5 में गुणा करवाएंगे तो हमारे पास निकल के आएगा कितना, 25, 5 चौके 20, 20 और 2 22, 225 प्लस 5 का भाग 90 में करवाएंगे 18 5 90 और 18 गुणा 4 में करवाएंगे यहाँ पर 18 चौके 72 हो जाएगा ये। 6 का 90 में कराएंगे 15 6 90 और 15 का गुणा 8 में करवाएंगे 15 8 120 हो जाएगा ये। प्लस 6 का 90 में 15, 15 का 5 में 15 15 75, 9 का 90 में 9 उधम 90 10 बार जाएगा और 10 का गुणा हम 6 में कराएंगे तो 10 छक्के 60 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। जब हम सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 2 7 और 5 12, 12 की 2 हासिल 1 और 1 हासिल 7, 7 14, 14 15 16, 16 और 7 6 13 23 और 2 25 की 5 हासिल 2, 1 3 और 2 5, 552/90 आया यहाँ से कितना
552/90। अब देखो 8 से कटेगा, कितने बार में कटेगा? 8 से, 8 से कटेगा 15 8 नहीं सॉरी 8 से नहीं कटेगा, 18 5 90, 15 6 90, 6 से कटेगा ओनली बस, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाली संख्या 6 से कट रही, नीचे भी कट रही 6 से, तो 6 से काटेंगे जब 90 को हम, तो कितना आएगा हमारा? 15 6 90, और 6 से जब हम इसको काटेंगे तो 6 9 54, 6 दूनी 12, 92/15 हमारा आंसर आया। कितना आया? 92/15। लेकिन हमें ये तो निकालना नहीं था, हमें क्या निकालना था कि जब ये जो योगफल आएगा उसका भी व्युत्क्रम करना है, उसका भी व्युत्क्रम, यानी कि इसका जो उल्टा कर देंगे वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 15 बटे योगफलों का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, दी गई संख्याओं के व्युत्क्रमों के योगफल का व्युत्क्रम, ठीक है। तो 92/15 यहाँ से लगवा रहा है, ठीक है दोस्तों। वैसे क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पर मिसप्रिंटिंग, योगफल का व्युत्क्रम पूछा है उसने, ठीक है, तो वैसे 15/92 आना चाहिए, लेकिन उसमें आंसर में दिया नहीं गया, तो हम यही टिक करेंगे 92/15, ठीक। इसको जो है पहले क्लैरिफाई कर देना चाहिए, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अभय और भरत निश्चित कार्य को 17 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया और 3 दिन बाद भरत ने छोड़ दिया। अभय से देखिए, ये वाले सवाल हैं जो एफिशिएंसी वाले, इनको हम सबसे पहले देखो। अभय करता है कितने दिन में? 17 दिन में। और भरत करता है कितने दिन में? 10 दिन में। मैंने बताया सबसे पहले इसका एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम आएगा इसका 170, ठीक है, 170। जो एलसीएम आता है वही हमारा हो जाता है टोटल वर्क, यानी कि इन दोनों को मिलकर इतना काम पूरा करना होता है, ठीक है, इन दोनों को पूरा इतना काम करना होता है। अब देखो इफिशियंसी कैसे निकाली जाती है। जब 17 का भाग 170 में करेंगे तो 10 आएगा, यानी कि अभय है जो, अभय की इफिशियंसी कितनी आएगी? अभय की इफिशियंसी आ जाएगी 10, और जो भरत है, भरत की इफिशियंसी आ जाएगी 17। कह रहा है कि मिलकर कार्य शुरू किया, यानी कि 27 हो जाएगी, इनकी टोटल क्षमता दोनों की मिला दी जाए। और 3 दिन के बाद, यानी कि 3 दिन तक तो इन लोगों ने साथ में काम किया है। जब 3 दिन तक साथ में काम किया है तो 81 काम इन लोगों ने कर दिया होगा। देखो, एक दिन में ये लोग 27 काम करते हैं, तो 3 दिन में 81 काम कर दिया होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर 170 काम था, 81 काम ये लोग कर चुके हैं 3 दिन में, तो कितना काम बचा? यहाँ से 9 बचेगा, यहाँ से 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, यानी कि 89 काम हमारे पास केवल बचा है, ठीक है। अब भरत ने काम छोड़ दिया है, किसने? भरत ने। तो भरत की क्षमता कितनी थी? 17। अब ओनली कौन काम करेगा हमारे पास? अभय। अभय की क्षमता कितनी है? 10, यानी कि जो 89 काम है ये भरत करे, अब अभय करेगा कितने दिन में? 10 दिन में। तो हमसे पूछा ये था अभय शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो अभय शेष कार्य को, देखो शेष कार्य कितना हो जाता? 89। अभय की क्षमता कितनी थी? 10, यानी कि 89/10 दिन में पूरा काम कर देगा। लेकिन हमें आंसर दूर दूर तक ये देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखो, जब हमारा नीचे 10 आया है तो 10 के हिसाब से देखा जाए तो इसमें 0 है और इसमें 0 है, यानी कि हम क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे 0 तो है ही, तो इसमें ऊपर नीचे दोनों में 17 का गुणा करवाएंगे, ठीक है। 17 गुणा करवाएंगे तो जब 17 का 10 में करवाएंगे तो 170 हो जाएगा, और 17 का 10 में करवाएंगे तो 9 7 63, इकाई का अंक 3 आएगा। तो देखो 3 इसमें है, तो यहाँ से 0 से देख लिया हमने, और इकाई के अंक यहाँ से 3 से देख लिया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। कभी कभी ऐसा जो है थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें आंसर में दे देता है, तो आपको ये ध्यान देना है। हमारा आंसर तो आया था 89/10, लेकिन उसने क्या करवाया? थोड़ी सी दिमाग लगा के सवाल को घुमाया है कि 17 गुणा ऊपर नीचे करवाया, तब जाके आंसर हमारा निकलेगा, ठीक है। तो 1513/170 इसका आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ से। किसी संख्या के 5% का 2%, उस संख्या कितना परसेंट? नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी संख्या पता नहीं है, हमने संख्या मानी x के 5%, x के 5% का 2%, x के 5% का 2%, उस संख्या का कितना परसेंट है? मतलब ये जो संख्या है x, इसका कितना परसेंट है? इसका मान लिया मैंने a% है, ये a% है, a% का मतलब a/100, ठीक है। अब देखो यहाँ से a से a खत्म हो जाएगा, ये 100 से हम 100 को खत्म कर देंगे, और 5 दूनी 10/100 आ जाएगा, और 10/100 का मतलब क्या है? 0.1% है, यानी इसका आंसर, ठीक है। तो 0.1% आ जाएगा। देखो जैसा सवाल में कहा उसको एक बार लैंग्वेज समझो इसकी। किसी संख्या मानी मैंने x का 5%, तो 5% 5/100, और का 2%, तो 2/100। उस संख्या का कितना परसेंट है? उस संख्या मतलब जो x मानी थी, इसी का मान लिया हमने a% बस, तो x का गुणा में a% निकाल दिया, x से x खत्म, बाकी हमने सॉल्व कर दिया, तो आ जाएगा 0.1%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 372 मीटर की दूरी 186 सेकंड में पूरी करता है, वह समान लंबाई का दूसरा चक्कर 62 सेकंड में तय करता है। एथलीट की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी हमारे पास है 372, सिंपल, और समय निकालेंगे यहाँ से इसका डिफरेंस। 186 सेकंड इसको ये लग रहे हैं, और 62 सेकंड इसको ये लग रहे हैं, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? जब इन दोनों को हम घटाएंगे तो 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, और 18 में से 6 जाएगा, 12 बचेगा, 124 आएगा, ठीक है। जब हम 124 से 372 काटेंगे तो 3 बार में पूरा कटेगा, यानी 3 मीटर पर सेकंड इसकी औसत चाल आ जाएगी। औसत चाल निकालने के लिए क्या किया मैंने? टोटल दूरी जितनी थी और टोटल समय का अंतर कितना है, ठीक है, तो समय का अंतर से भाग कर दिया, 3 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि P एक कार को 48 दिन में करता है, Q उसी कार को 18 दिनों में पूरा करता है।
कुछ नहीं करना है, जैसे कहा इसने कि पी करता है 48 दिनों में और क्यू करता है हमारे पास 18 दिनों में। 96 इसका लास आ जाएगा, 48 और 18 का 96 लास आ जाएगा, ये टोटल वर्क हो गया। अब इसकी जब हम क्षमता निकालेंगे दोनों की, पी और क्यू की अलग अलग, 48 दूनी 96 होता है और 18 76 18 18 72 58 90, 96 तो आया ही नहीं लासा, यानी कि हमने लासा इसका क्या कर दिया, गलत निकाल दिया। ठीक है, लास आएगा इसका कितना, 18 36 18 54 18 चौके 72 18 पंचे 90 18 छक्का 108, निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब भी लासा ना आए तो 48 को लिख सकते हैं हम 24 दूनी 48 या फिर 16 32 16 3 48, ठीक है, और 18 को लिख सकते हैं हम 9 दूनी 18। तो लासा निकालने के लिए क्या किया जाता है, बड़ा बारह लिखा जाता है। देखो इसमें 2 4 बार आया होगा तो हम 2 4 बार आया तो 16 यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पे 9 16 नंबर 144 आएगा लासा, कितना 144। लासा निकालना आपको आना चाहिए। देखो मैं जो है यहाँ पर बहुत कम समय पे शॉर्टकट में निकालता हूँ, तो समझ में नहीं आए तो बता देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन लासा निकालते आपको आना हो चाहिए। ठीक है, तो अब देखो 48 का जब इसमें हम भाग करेंगे तो जाएगा ये हमारा 3 बार, कितनी बार 3 बार, और जब 18 का भाग इसमें हम करेंगे तो जाएगा कितनी बार 18 8 144, तो 8 बार, यानी कि पी की इफिशियंसी 3 और क्यू की इफिशियंसी 8 आ गई। अब सवाल को आगे पढ़ेंगे। सवाल में कह रहा है क्यू ने इस पर 15 दिन तक कार्य किया, पी से इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अच्छा क्यू ने कितने दिन तक किया, 15 दिन तक, यानी कि 8 एक दिन में करता है काम क्यू, कितना करता है 8, तो 15 दिन में कितना काम कर देगा, 15 8 120, यानी कि क्यू जो है 120 काम करके अपना चला गया। तो कितना काम बचा करने के लिए, 144 में 120 घटा देंगे, 24 काम हमारे पास शेष बचा करने के लिए। अब जब 24 काम बचा है को करेगा पी करेगा, पी की क्षमता कितनी 3, जब पी की क्षमता 3 24 काम करना है तो कितने दिन में कर देगा, 3 8 24, 8 दिन में पूरा निपटा देगा कौन, पी। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि एक व्यापारी ने अपने विज्ञापित मूल्य पर 24% की छूट देता है और फिर 20% का लाभ प्राप्त करता है। वह एक विज्ञापित मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर उसे 76 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो इसको पहले मैं करूँगा मतलब रेशियो टाइप से मेथड से कुछ करूँगा और फिर इसको जो है हम बाद में देखेंगे। देखो सबसे पहले कह रहा है कि अपने विज्ञापित मूल्य पर 24% की छूट, मतलब जो इसका एमपी है, एमपी में 24% की छूट देता है, यानी कि इसका जो एसपी निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 24% की छूट देगा तो 76 निकल के आएगा, इसका एसपी निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा, बताइए, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो एसपी निकल के आया 76, लेकिन अभी कह रहा है 20% का लाभ भी हो रहा है। जब 20% का लाभ हो रहा है तो मैंने बताया था अगर हमें विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में जाना है, लाभ परसेंट या हानि परसेंट दिया हुआ है तो हम इसका उल्टा कर देते हैं। पहले हम नॉर्मली जैसे अगर हमें क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जाना होता है तो नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे क्रय मूल्य अगर हमें 76 दिया होता और विक्रय मूल्य निकालना होता तो डायरेक्ट हम करते 120/100, लेकिन हमें उल्टा करना है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य से हमें क्रय मूल्य में जाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये काटेंगे कितनी बार, देखो पहले यहाँ से 0 से 1 0 यहाँ से इसकी खत्म कर देंगे। ठीक, अब देखो अब यहाँ से इसको देखो ऊपर बचेगा 760 और नीचे बचेगा 12, यानी कि इसका क्रय मूल्य आया 760/12। मैंने इसको सॉल्व क्यों नहीं किया, देखो क्योंकि सवाल में 76 दिया हुआ है लाभ पहले से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से लाभ निकालना है हमें, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य 76 है माइनस क्रय मूल्य 760/12। ठीक है, इसके नीचे 1 लिख के लासा ले लेंगे 12। ठीक है, तो 76 × 12 जब हम कराएंगे तो कितना 12 × 72 की 2 हासिल 7 12 7 84 84 और 7 4 11 91, 912 ये हो जाएगा, 760 ये हो जाएगा। इसको घटाएंगे कितना आएगा 2 और 11 में 6 गया 5 8 में 7 गया 152/12, यानी कि कितना आया 12 × 12 नहीं घटेगा, कोई दिक्कत नहीं, ना घटने दो। तो 152/12 का लाभ आया हमारे पास, लेकिन ये हमें तो सवाल में दिया है 76 रुपये का लाभ, यानी कि जो 152/12 है, ये 152/12 यूनिट की वैल्यू हमें सवाल में 76 रुपये दी हुई है। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, देखो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, जब 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 76 × 12/152 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो यहाँ से तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 76 से 152 2 बार में पूरा कटेगा और 2 से 12 6 बार में पूरा कटेगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, कितना 6 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 6 रुपये हमसे पूछा गया उसने, वह विज्ञापित मूल्य यानी कि एमपी निकालना था हमें, एमपी हमने 100 माना था, यानी कि जब 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 600। ठीक है, तो नॉर्मली इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 600 रुपये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 30 नंबर। ये फिर से एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, मैंने बताया था बॉडमस याद करना, सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट, इसको सॉल्व करें कितना आएगा। देखो ये सवाल जो है, सवाल पेपर में हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको जो है हम आधी कैलकुलेशन हम अपने माइंड में करके डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से करूँगा, देखो 2 का भाग 12 में करेंगे 6 बार जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0, यानी कि जो मैंने ये छोटा वाला ब्रैकेट इतना सॉल्व किया है, इसके बाद 0 आया सॉल्व करने में। अच्छा, जब 0 आया तो यहाँ पर देखो 48/2 लिखा है, तो यहाँ से आएगा 24 माइनस 0 और भागे 2, जब 0/2 है तो यहाँ से भी 0 बन जाएगा पूरा, यानी कि मझले ब्रैकेट से कितना निकल के आया हमारे पास ओनली 24।
ठीक है। अब 36 है यहाँ पर, 36 में से जब 24 घटाएंगे तो कितना आएगा 12। अब 41 बाहर था तो 41 में से फिर 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 29। तो नॉर्मल देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना, सीधे सीधे करते जाओ जो कहता है बस, ठीक है। तो 29 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। दोस्तों वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है क्योंकि सवाल 35 हैं और 35 सवालों का मुझे डिटेल में बताना पड़ता है, इसकी वजह से थोड़ा सा लंबा हो जाता है वीडियो, ठीक है। और ये PDF जो है मैंने चैनल से किसी के ली है, ठीक है, आदित्य रंजन सर के चैनल से ली है मैंने, टेलीग्राम चैनल से। तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कॉपीराइट ना क्लेम करें इसमें, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ PDF ली है आपके यहाँ से, बाकी सॉल्यूशंस वगैरह मैं खुद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर से रिक्वेस्ट रहेगी, आदित्य रंजन सर से। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि 275 मीटर लंबी एक ट्रेन 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है समान दिशा में। देखो ये समान दिशा कह दिया उसने, तो चालें क्या हो जाएंगी, समान दिशा में चालें घट जाती हैं। एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार करती है। पहला स्टेप यहीं से हम सॉल्व कर लेंगे कि देखो हमेशा एक बात याद रखना, जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो इसमें आज तक शुरू से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला बना है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी को उल्टा पुल्टा करके चाहे जैसा कर दो, लेकिन फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, फॉर्मूला यही होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी फॉर्मूले पर आधारित ये सवाल लगाए जाते हैं, इतना याद रखना। इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, नॉर्मल इसी सूत्र से लगाए जाते हैं। बस याद ये रखना है कि अगर समान दिशा में जा रहे हैं दो चीज़ें, दो वस्तुएं, दो व्यक्ति, दो ट्रेनें, कुछ भी, तो उनकी चालें घट जाती हैं, और अगर विपरीत दिशा में जा रही हैं तो चालें जुड़ जाती हैं, बस, ठीक है। अच्छा, तो दूरी हमें 275 दी हुई है पहली स्थिति में, दूरी बटे समय निकालना है हमें। तो समय 45 सेकंड दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा बराबर में चाल व्यक्ति की चाल हमें 6 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। तो देखो घटाएंगे हम चाल, तो हमें ट्रेन की चाल तो पता नहीं है, ट्रेन की हमने x मान ली, x - 6, लेकिन गुणा कराएंगे इसमें 5/18 का। क्यों? क्योंकि जो है किलोमीटर पर घंटा में चाल है, इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि दूरी और समय दोनों मीटर और सेकंड में दिए हुए हैं, ठीक है। इसलिए चाल को भी 5/18 गुणा करवा के हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से 45 से इसको काटेंगे कितनी बार में, सिंपली 5 बार में पूरा कट जाएगा। ये 5 बार में नहीं, 5 बार में नहीं कटेगा दोस्तों। पहले देखो इसको काटो, 5 से काटेंगे 5 45, तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 25, 2 5 5 25 11 55 बचेगा, ठीक है। अब 55 यहाँ से बच गया। अब 9 से इसको 18 को काटेंगे, 9 दूनी 18, 2 बार में कटेगा। और 5 से इसको 55 को काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा ये। अब 2 यहाँ बटे में तो उस तरफ जाएगा तो 22, तो 22 बराबर x - 6, यानी कि x बराबर 22 और 6 28, माइनस का 6 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यानी कि जो ट्रेन की चाल है 28 किलोमीटर पर आवर यहाँ से निकल के आ गई। ट्रेन की चाल कितनी आ गई हमारे पास, 28 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो हमारी पहली ट्रेन की चाल है वो है 28 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में कह रहा है कि यह ट्रेन विपरीत दिशा से 26 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है। अब देखो विपरीत दिशा से है, चालें जुड़ जाएंगी, सीधे हम 26 को और 28 को, दोनों ट्रेनों की स्पीड को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से 14, 2 2 4 1 5, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 गुणा करवाएंगे, ठीक है। 18 3 और 5 3 15, यानी कि 15 आ जाएगी चाल यहाँ से मीटर पर सेकंड में। तो चाल बराबर दूरी कितनी है, देखो 280 मीटर की ये दूसरी ट्रेन है, और जो 28 किलोमीटर पर घंटा जिसकी चाल आई थी उसकी जो है दूरी लंबाई कितनी है ट्रेन की, 275, तो इसकी लंबाई भी हम इसमें यहाँ पर 275 ऐड करेंगे, और बटे में कितना लिख देंगे, समय। तो समय तो हमें निकालना है, तो समय भेज देंगे उस तरफ, टाइम इक्वल टू, और इसको जोड़ेंगे तो 5 8 7 15 5 और 2 2 4 555/15 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। 15 को मैंने यहाँ भेज दिया और समय को यहाँ भेज दिया। 15 से काटेंगे 15 3 45 और 15 7 135, ठीक है। तो 37 सेकेंड इसका समय आ जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। 32 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, 80,000 रुपये पर 10% की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, ठीक है। सिंपल, बेसिक से भी लगा सकते हैं। एक मेरे पास 3 मैटर है जो 2 साल के लिए है, यहाँ पर जो 80,000 है इसको मूलधन को लिख देंगे हम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 2 साल के लिए एक ऐसे बनाते हैं, एक यहाँ बनाते हैं और एक यहाँ बनाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो 80,000 का जब हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 8,000, तो 8,000 यहाँ लिख देंगे और 8,000 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर 8,000 का 10% निकालेंगे यहाँ से, जब 8,000 का 10% निकालेंगे तो ये आएगा 800। अब जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है 2 साल के लिए, सिंपली इन तीनों को जोड़ दिया जाता है। अगर साधारण ब्याज पूछता तो इनको 8,000 और 8,000 हो जाता 16,000, लेकिन 16,800 हो जाएगा यहाँ पर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अगर वो हमसे अंतर पूछता चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 2 साल का अंतर कितना है, तो अंतर हो जाता 800 रुपये का। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज निकल के आता 16,000 और चक्रवृद्धि ब्याज 16,800, तो नॉर्मल जो यहाँ पर लिखा रहता है वही हमारा इसका क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि एक आयताकार ठोस के आयाम दिए हुए हैं 41 40 9 सेंटीमीटर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए दोस्तों,
पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ठोस का, आयताकार ठोस का, वो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, इसका मान हमें निकालना है। अब देखो L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई, आपको पता होगा। ठीक है, तो LB का मतलब पहले इन दोनों गुणा करवाएंगे, 0 4 4 1640 आएगा, प्लस पर BH इन दोनों का गुणा करवाएंगे, यहाँ से 360 आएगा, प्लस HL मतलब इन दोनों गुणा करवाएंगे, 9 9 चौके 36 369 आएगा। जब हम सबको ऐड करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा ऐड करने पर 2369 और 2 गुणा बाहर में है तो 2 गुणा और करवा देंगे, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 1 13, 3 दूनी 6, 1 7, 2 दूनी 4, 4738 जो है इसका सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका, इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक खाली भंडारण टैंक में 63 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी यह 1% खाली था। भंडारण टैंक को भरने के लिए उसमें कितना पेट्रोल लीटर में डालना होगा। देखो 63 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी यह 1% खाली था, यानी कि दोस्तों, यानी कि जो 99% था भरा था, समझना बात को, 1% खाली था, इसका मतलब 99% भरा था। और 99% भरा था कितने लीटर में, 63 लीटर में दोस्तों 99% भरा था। यानी कि अगर 1% की वैल्यू निकालें हम तो 63/99 हो जाएगा। लेकिन हमें पूछ रहा है भंडारण टैंक को भरने के लिए उसमें कितना पेट्रोल, यानी कि टोटल हमसे 100% की वैल्यू उसने यहाँ पर पूछ ली है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 3 9, या फिर 9 से काटो डायरेक्ट। ठीक है, 9 से कट जाएगा ये, 9 से इसको काटेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 से इसको काटेंगे, 9 7 63, यानी कि 700/11 आया। 11 का भाग करेंगे, 11 छक्के 66, 4 0 और 11 3 63% के आसपास जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो समझने की कोशिश करना कि हमसे कह रहा है कि 1% खाली था कब, जब 63 लीटर पेट्रोल डाल दिया, यानी कि 99% भरा होगा। जब 99% भरा होगा तो 99% भरने के बाद उसकी वैल्यू कितनी है, 63 लीटर। 1% भरने के बाद कितनी हो जाएगी, 63/99। हमें तो टोटल भंडारण क्षमता निकालनी है 100% की वैल्यू, तो 100% की निकालनी है तो 100 का गुणा और करवा दिया मैंने, नॉर्मली सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा 63.64%। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कि एक 646 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 4.5 किलोमीटर की चाल से चल रहे व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना, विपरीत दिशा में रेलगाड़ी की चाल मानी मैंने x, तो विपरीत में चालें जुड़ जाएंगी। व्यक्ति की चाल है 4.5, मैंने बताया सिंपली कुछ नहीं करना, 5/18 पहले गुणा करवाना है तो मीटर पर सेकंड में निकल जाएगा। ये आ गया हमारे पास चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी, तो दूरी है 646 बटे समय है 24। ठीक है, यहाँ से हम काटने की कोशिश करेंगे इसको, तो काटेंगे पहले कितने से, 6 से, 6 3 18, 6 से इसको काटेंगे, 6 चौके 24, 4 से इसको काटेंगे, 16 चौके 64, नहीं कटेगा भाई, ये नहीं कटेगा। यहाँ से देखो 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब देखो 3 गुणा इसमें करवा देंगे, 3 3 9 और 3 दूनी 6 और 3 3 9 और 5 दूनी 10 यहाँ पे बटे में आ जाएगा। जब 10 यहाँ पे बटे में आ जाएगा तो यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 96.9 आ गया। यानी कि हमारे पास x प्लस 4.5 इक्वल टू 96.9 यहाँ से निकल के आया। अब ये 4.5 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 और 6 में से 4 जाएगा 2 और 9, 92.4 जो है किलोमीटर पर आवर इसकी चाल आ जाएगी रेलगाड़ी की। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वीडियो के पूरे 35 क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो, समझ में ना आया हो या कोई तरीका आपको अच्छा ना लगा हो, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना और बताना कि ये हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो उस क्वेश्चन को जो है मैं दोबारा से आपको बताने की बिल्कुल प्रयास करूँगा। आप लोग सपोर्ट करते रहिए इसी तरीके से, और आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। ठीक है, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 50% पेपर आता है, इतना याद रखना, मैथ, रीजनिंग, कुछ भी हो। ठीक है, तो आज के हमारे 35 क्वेश्चन पूरे हुए। कल हम अगली शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे, तो कल के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। ठीक है, और ये वाला वीडियो आपको अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक कर देना है, और कोई भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करना है। ठीक है, और कुछ अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट कर देना, कुछ सजेशन हो तो सजेशन के लिए कमेंट कर देना। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।